अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2.4। एग्जाम्पल 2.4, इस न्यूमेरिकल को करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी के जो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है आपको देखिए कैसे मजे में समझ में आने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D as shown in figure. Find the work required to put together this arrangement. ये हो गया इसका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें बताया गया है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो बताई जा रही है D। ये साइड जो है स्क्वायर की, दिस इज D, स्क्वायर की साइड है D। अब वो बोल रहा है ये स्क्वायर A B C और D यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है A के ऊपर रखा है प्लस Q का चार्ज, B के ऊपर रखा हुआ है माइनस Q का चार्ज, C के ऊपर रखा है प्लस Q का चार्ज और D के ऊपर रखा है माइनस Q का चार्ज। और ये सारे के सारे चार्जेस जस के तस वहीं रखे हुए हैं, मतलब पकड़ के रखे हुए हैं। अगर छोड़ देंगे तो या तो चिपक जाएंगे या तो रेपल करने लग जाएंगे। ओके, तो अब इसका अपने को जो है बोल रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टूगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हम जितना वर्क करेंगे, वो जो वर्क हम करेंगे वही वर्क इसी सिस्टम के अंदर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट है। तो चलिए अब हम करते हैं। अभी अपन लोग क्या करते हैं, मान लीजिए B के ऊपर माइनस Q नहीं है, C के ऊपर प्लस Q नहीं है, D के ऊपर माइनस Q नहीं है। अब मैं इस चार्ज को लेकर के आता हूं, ये पहला वाला जो चार्ज है ना A के ऊपर, पहले वाले चार्ज को मैं लेके आता हूं फ्रॉम इंफिनिटी। मैं पहले वाले चार्ज को पकड़ के लाता हूं इंफिनिटी से। अब वो इंफिनिटी से मैंने इस चार्ज को जब यहां पे पकड़ के लाया तो अब ये वाला पॉइंट किसी रेफरेंस में तो है नहीं, ये वाला पॉइंट किसी के नजदीक आसपास तो है नहीं। तो ऐसा मान के चलेंगे कि चार्ज को हम इंफिनिटी से इंफिनिटी पे लेके आए, मतलब कहीं दूर दराज से किसी दूर दराज के पॉइंट पे जाकर के हमने रख दिया। तो अब इस A के ऊपर प्लस Q को चार्ज को लाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इंफिनिटी पे और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो अपन लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, वो भी पॉजिटिव वाला, एट A दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ये अपन ले आए, पहला चार्ज अपन ले आए A के ऊपर। अब मैं लाता हूं दूसरा चार्ज जो कि था हमारा माइनस Q का, दूसरा चार्ज लेकर के आता हूं माइनस Q का। अगेन इसको भी पकड़ के लाते हैं हम, कहां से, इंफिनिटी से। अब हम B के ऊपर माइनस Q का चार्ज पकड़ के लाते हैं इंफिनिटी से। मगर जब B का चार्ज लेकर के आए हम लोग, समझिए जरा, जब हम B के ऊपर चार्ज लेके आए तो A के ऊपर चार्ज पहले से ही रखा था, A के ऊपर पहले से ही चार्ज रखा था, इसीलिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस Q1 एट B। B के ऊपर लाने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q माइनस Q अपॉन D। अच्छा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस साइन सब लगेगा। ओके, चलिए भैया दो B को ले आए। अब हम लेकर के आते हैं C के ऊपर तीसरा चार्ज इंफिनिटी से।
जैसे हम लोग C के ऊपर तीसरा चार्ज लेकर के आए इंफिनिटी से, जो कि है हमारा प्लस Q, जब C के ऊपर हम चार्ज लेके आए तीसरा, तो A के ऊपर और B के ऊपर पहले से ही था, ठीक है। तो C की दूरी B से तो हमें पता है, मगर ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी होगी √2 टाइम्स D स्क्वायर का डायगोनल, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से भी हम √2D निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस Q का चार्ज एट C, दिस विल बी इक्वल टू, जब C के ऊपर चार्ज लेकर के आए तो A और B दोनों मौजूद थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन √2 टाइम्स D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q माइनस Q अपॉन D। मतलब जब हम लोग C पे लेकर के आए चार्ज तो A भी था और B भी था, तो A और B दोनों के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चलो भैया 3 चार्जेस तो आ चुके हैं, अब हमें लेके आना है चौथा चार्ज। ये चौथा चार्ज में लेके आया यहां पे D के ऊपर माइनस Q का। अब इसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा, मगर जब हम चौथा लेके आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा तीनों चार्ज मौजूद थे, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस Q का चार्ज एट D विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D के ऊपर A के कारण प्लस Q माइनस Q अपॉन D प्लस D के ऊपर B के कारण, तो ये डिस्टेंस भी √2D होगा। ओके, जैसे ये √2D है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी √2D होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन √2 टाइम्स D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन D। आ गए भैया, चारों के चारों आ चुके हैं। अब हमें निकालना ये हमने क्या किया, पहला लेके आए, फिर दूसरा लेके आए, फिर तीसरा लेके आए, फिर चौथा लेके, सबको लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क एक्चुअल में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन टू फॉर्म स्क्वायर चार्ज सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू इन सबका सम। ओके, तो अब जरा देखें अपन लोग D, ये D वाले कितने हैं देखें जरा। एक, ये D वाला जो है एक है, ये रहा, दूसरा है ये रहा, तीसरा ये, और चौथा ये। और आप देखिए सबके सब माइनस प्लस वाले हैं, मतलब ये 1 2 3 और ये 4 बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q माइनस Q अपॉन D। और √2D वाले कितने भाई, ये 2 हैं, तो 2 बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। अच्छा, ये प्लस वाले हैं, तो ये भी प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो हो जाएगा √2 टाइम्स D। इन मैंने सबको ऐड कर दिया। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4, मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q स्क्वायर अपॉन D ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बच जाएगा 2 और यहां बच जाएगा -2
और यहां बच जाएगा +1/√2 -2। ओके, अब हम लोग अगर ये, क्योंकि ये -2 बड़ा है और ये छोटा नंबर है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रही है। अगर मैं इसके आंसर मैच कराने की कोशिश करूं तो यदि मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो ये आ जाएगा -1/4πε0 Q²/d 4 माइनस, ये हो जाएगा 2/√2, तो ये आएगा 2/√2 मतलब √2। जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई, मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ओके, और जब ये 2 को अंदर डाला तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2/√2 मतलब √2। तो ये तो आ गया हमारा इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट। इसमें एक पार्ट और है, बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। अब ये बोल रहा है इसका जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है E, अब इस E के ऊपर हम लोग चार्ज लेके आ रहे हैं Q0 का। A charge Q0 is brought to the center E of the square. The 4 charges being held fixed at its corner. बाकी चारों के चारों चार्जेस वही हैं और हम E को जब लेकर के आए E के ऊपर Q0 को, how much extra work is needed? तो एक्स्ट्रा वर्क डन टू ब्रिंग, ये बी वाला पार्ट है मेरा, टू ब्रिंग Q0 एट E विल बी इक्वल टू। अच्छा जी, जरा देखिए, ये पूरा √2d है, पूरा का पूरा √2d, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो होगा वो होगा √2d डिवाइडेड बाय 2, √2d का आधा, है ना। ये पूरा का पूरा √2d है, तो ये हो जाएगा √2d का आधा। तो अब जब E के ऊपर, अब सेंटर के ऊपर लेकर के आए चार्ज, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था और ये भी था, सबके कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/4πε0 प्लस Q इंटू Q0। Q0 का साइन दिया है क्या? नहीं दिया है। Q0 अपॉन √2d डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4πε0 माइनस Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय √2d डिवाइडेड बाई 2 प्लस तीसरा 1/4πε0 प्लस Q इंटू Q0 अपॉन √2d डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4πε0 माइनस Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय √2d डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको लेकर के आए तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, इसके कारण प्लस ये वाला वर्क, इसके कारण माइनस वाला वर्क, इसके कारण ये प्लस वाला वर्क और इसके कारण ये माइनस वाला वर्क, सब एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। इसको यहां पे लाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब आप इसके अंदर में लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वर्क को निकालना तो वर्क ही पड़ता है। सिस्टम को बनाने के लिए, अब इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ये वाली लगती रहेगी, ठीक है। अच्छा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी या माइनस वर्क, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है, ये एनर्जी जब भी किसी की सिस्टम की माइनस आती है इसका मतलब वो स्टेबल सिस्टम है। पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी का सिस्टम के अंदर में होना वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। कोई सा भी सिस्टम प्राकृतिक तौर पे, कोई सा भी सिस्टम प्राकृतिक तौर पे कम से कम एनर्जी मेंटेन करना चाहता है, 0 मेंटेन करना चाहता है इनफैक्ट, ठीक है। मगर एनर्जी जब निगेटिव होती तो वो स्टेबल सिस्टम माना जाएगा,
ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम स्टेबल है। ओके, चलिए इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.18। ये बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग एटम्स चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर वो आगे की बात है, आगे की बात है। अभी जो है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रैशनली करना हमें सोचते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आगे दिया हुआ है, हाल फिलहाल में हमें वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रटना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, मैंने इसका सोल्यूशन पूरा कर रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड at a distance of 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को कि हाइड्रोजन एटम होता क्या, हाइड्रोजन एटम के अंदर में, हाइड्रोजन के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट्स इट, कोई न्यूट्रॉन नहीं, कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अकेले यही दो होते हैं पार्टिकल्स। ये दोनों पार्टिकल्स 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम की दूरी के ऊपर है, क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, अब ये बोल रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो पोटेंशियल एनर्जी at infinity, at infinite separation of the electron from proton। ओके, मतलब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है पहला वाला, जिसके अंदर में वो बोल रहा है यदि ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे होता और इंफिनिटी से हम लेकर के आते इसको, इंफिनिटी से हम इसको लेकर के आते और ये हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करते, प्रोटॉन वही है, इलेक्ट्रॉन को हम इंफिनिटी से लेकर के आते और इस एटम का फॉर्मेशन करते, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ओके, और इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो इससे हमने निकाला, हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है -43.47 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल, इतनी जूल आई है। अच्छा, अब इसने क्वेश्चन में पूछा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने 11th क्लास में यूनिट पढ़ रखी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो एक जूल में कितनी होगी, एक जूल में होगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से जो है ये अपनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने एनर्जी निकाली और ये इसका पहला पार्ट है। ओके, ये पहला पार्ट इजी था। इसके बाद दूसरा पार्ट बी वाला, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन लेकर के आए थे वैसे इलेक्ट्रॉन को यहां से ले जा करके हमें इंफिनिटी पे पहुंचाना है। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट is half the magnitude of the potential energy obtained in A। अब यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये हम लोग एटम्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि सेकंड बुक में आता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, अभी हाल फिलहाल में मेरे पास बताने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, मगर एटम्स चैप्टर में आएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मनगढ़ंत कुछ भी लिख दिया है, ये अभी कॉन्सेप्ट आएगा। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे मैं इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता हूं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई
और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने लगता है तो उसके पास अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। कितनी होती है इसका प्रूफ हमें एटम्स चैप्टर में मिलेगा, मगर इन लोगों ने अभी डायरेक्टली बता दिया है। वहां पे हम प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देखो कभी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये कभी जिंदगी में निगेटिव नहीं हो सकती है। मास कभी निगेटिव हो नहीं सकती, वेलोसिटी निगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है पॉजिटिव, और उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है मैग्नीट्यूड वाइज, और इसका प्रूफ एटम्स चैप्टर में मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है, इसका प्रूफ हमें मिलने वाला है। ओके, तो जैसा इन लोगों ने बोला कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जीज हो गई, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मिला करके मिलेगा हमें टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इतनी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है और वो निगेटिव में है। निगेटिव एनर्जी, ये भी हम एटम्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि निगेटिव एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी शो करती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, मस्ती में घूम रहा है, स्टेबिलिटी के साथ में घूम रहा है। ओके, अच्छा, अब आप ये बोल रहे हो कि मुझे जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके इंफिनिटी पे ले जाना है, तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, अब वो बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। आपको इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, पहले आपने सिस्टम बनाया है, आपको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए उसके पास जितनी अवेलेबल एनर्जी है स्टेबिलिटी वाली, उस स्टेबिलिटी वाली अवेलेबल एनर्जी को आप खल्लास कर दो, खत्म कर दो। बस जैसी आपने इसकी एनर्जी खत्म की तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। इस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो जितनी है स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड निगेटिव एनर्जी है उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मैं दे दूंगा, और जैसी पॉजिटिव एनर्जी दे दूंगा ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री। तो ये इसके दो पार्ट हुए। तीसरा पार्ट बोल रहा है व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी above if the zero of potential energy is taken at 1.06 degree angstrom separation। मतलब अभी 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम सेपरेशन है। आप बोल रहे हो यहां से इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे भी पहुंच गया, कितनी दूरी पे? यहां से लेकर के 1.06 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक भी अगर पहुंच गया तो वो अगर फ्री हो जाता है। अगर ऐसा मान के चले कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से आया यहां पे, ठीक है, तो फिर उसके लिए उसको जो है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर वो ये निकालना हमें, तो उसके लिए हम लोग तीसरा केस कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें अगर हम जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0.16 डिग्री एंगस्ट्रॉम पे माने, इंफिनिटी ना मानते हुए, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी आएगी? वही निकालेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। मगर ये कितने डिस्टेंस पे निकाला अपन ने? ये निकाला 1.06 डिग्री एंगस्ट्रॉम पे निकाला है, तो वो आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई कहां पे? यहां पे, यहां तक ले जाने के लिए। ठीक है, जबकि सिस्टम को फॉर्म करने के लिए एनर्जी कितनी थी? 27.17। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो मुझे अब फ्री करने के लिए 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम से लेकर के जाना 1.06 डिग्री एंगस्ट्रॉम पे। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना आया, ये आया इतना। ठीक है, अब ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, इतनी एनर्जी आ रही निगेटिव, इतनी एनर्जी आ रही निगेटिव, तो उतनी ही यदि मैं पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर दूं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा, वो एटम छोड़ करके भाग जाएगा,
0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम से 1.06 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हम इंफिनिटी से लेकर के आए थे, दूसरे में इंफिनिटी से नहीं, हम दूसरे में 1.06 डिग्री एंगस्ट्रॉम से ही लेकर के आए थे। तो ये देखिए कितना एनालिटिकल क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसके अंदर में हम लोग को अलग अलग केसेस दे करके पोटेंशियल एनर्जी के बीच में खेलने को बोल रहे हैं। ओके, तो इसे जल्दी से जल्दी लिखिए, और अगर कोई भी डाउट आए प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19। क्वेश्चन नंबर 2.19 में है, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल मतलब होता है कुछ इस तरीके का, ये यहां पे रहेगा एक प्रोटॉन, ये यहां पे रहेगा एक प्रोटॉन, यहां पे रहेगा एक प्रोटॉन, यहां पे रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, और से यहां पे रहेगा एक इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके का एक H2 का मॉलिक्यूल होता होगा। If one of the two electrons of H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 positive। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, से कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा सिस्टम H2 पॉजिटिव आयन, जिसमें एक प्रोटॉन ये, दूसरा प्रोटॉन ये, और इन्होंने ऐसा बताया हुआ है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 पॉजिटिव द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम। 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम इन दोनों के बीच की दूरी है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूरी है उसकी 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ये इससे भी और इससे भी। इसका अगर बड़ा फिगर बनाए तो कुछ इस तरीके से अपने को मिलेगा, एक प्रोटॉन यहां पे, एक प्रोटॉन यहां पे, दूसरा प्रोटॉन यहां पे, और दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है। ये 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ये है हमारे पास 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और ये भी हमारे पास है 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरीके से। अब ये बोल रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं पहले तो इस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के निकालता हूं। सिस्टम के अंदर में प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोली है मतलब ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगी एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन की, एनर्जी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोटॉन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम माइनस 10। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अपॉन इनके बीच की दूरी है 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। डिग्री एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। बहुत ढेर सारी चीजें कॉमन आ रही है इसमें से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते कॉमन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और 10 टू द पावर माइनस 10 आ जाएगा कॉमन।
यहां बचेगा प्लस 1/1.5 -1 ओके, ये सारी चीजें निकल गई। अब ये होता है 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन 10⁻10। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 1/1.5 को लिख सकते हैं 1/3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 - 2। ओके, तो ये आ गई हमारी किसमें, जूल में एनर्जी आ गई, ये आ गई हमारी जूल में एनर्जी। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये हो जाएगा 10⁻9 × 10⁻19, 9 + 10, 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19, और ये हो जाएगा 2 - 6 - 4/2 -6 -4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये पूरा का पूरा कटेगा इससे, और हमें मिलेगा ये 3 जाएगा 3 से, अब मिलेगा हमें 3 × 4 = 12 -12 × 1.6, और 10⁻19 या 10⁻−19 से भी निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगी 12, 3 × 4 = 12 × 1.6, 16 × 12, 2 × 6 = 2 का 1, 2 × 1 = 2, 1 6 2 9, 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये निगेटिव आ रही है एनर्जी, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी शो कर रही है। और इसी क्वेश्चन में जो पूछा था, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हम डेफिनेटली इंफिनिटी को मान करके चलेंगे, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं, ये सिस्टम बनाने के लिए हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि सब इंफिनिटी से ला करके हमने ये सिस्टम डेवलप किया है।